हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ वन दरोगा में जो हमारा सिलेबस है उसमें बायोलॉजी का जो पार्ट है उसमें प्रदूषण एक टॉपिक दे रखा है, तो मैं उससे रिलेटेड एक क्लास लेकर आई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रदूषण है क्या, पहले हम इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। परिभाषा मैंने इसकी मेंशन नहीं की है, ओके। तो चलिए परिभाषा समझते हैं। परिभाषा देखिए, प्रदूषण का जो अर्थ होता है दोस्तों ना, वायु, जल, मिट्टी आदि का अवांछित द्रव्यों से दूषित होना और जिसका जो हमारे सजीव हैं उन पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ना, यही प्रदूषण कहलाता है। तो ये तो हुई प्रदूषण की परिभाषा। अब बात करते हैं हम प्रदूषक की, पॉल्यूटेंट। ये दो प्रकार का होता है, मैंने ये 4 टाइप का बना रखा है। प्राइमरी पॉल्यूशन, सेकेंडरी पॉल्यूशन, ठीक। इसमें जो मूल रूप से पाया जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मूल रूप से प्राइमरी प्रदूषण में पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंडरी प्रदूषण की। इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ओजोन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, प्रोटोकेमिकल स्मोक मतलब प्रकाश रासायनिक धुआं सेकेंडरी प्रदूषक में पाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं, जैसे प्रदूषण कई प्रकार का होता है, पर जो हम मेनली जिसके बारे में पढ़ेंगे हम वायु प्रदूषण, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है नंबर 1। नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण। ये हमारे सिलेबस में दे रखा है, तो हम यही पढ़ेंगे, ना कि अन्य। वैसे तो प्रदूषण कई प्रकार का होता है। ध्वनि प्रदूषण भी प्रदूषण के ही अंडर में आता है, मगर हम बात करते हैं पहले एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन में मुख्य रूप से पाया क्या जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड पाई जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन भी पाई जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाई जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं ये हवा होती कैसी है। हवा हम सबने देखी नहीं, ये रंगहीन होती है, स्वादहीन होती है, गंधहीन एक गैस होती है। ये हवा की तुलना में हल्की होती है। जो वायु प्रदूषण होता है यह काफ़ी जहरीली होती है। मानव के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य रूप से कार्बन युक्त, जैसे पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहनों से मुख्य रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब जो CO है, इन चीज़ों से निकलती है। जो वायु प्रदूषण का प्रभाव है वो किन किन चीज़ों पर पड़ता है, जो प्रभाव है वायु प्रदूषण का वो किन किन चीज़ों पर पड़ता है। तो यह गैस वनस्पतियों के लिए हानिकारक नहीं मानी जाती है, लेकिन मनुष्य के लिए हानिकारक होती है। जो हवा में प्रदूषण होता है वो मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। बाकी पेड़ पौधों के लिए क्या इतना ज़्यादा हानिकारक नहीं माना जाता। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हीमोग्लोबिन के साथ क्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जैसे मैंने यहाँ मतलब मेरे नोट्स में इंक्लूड है HV प्लस ऑक्सीजन से, मतलब हीमोग्लोबिन की जब ऑक्सीजन से क्रिया होगी तो ये बनेगा HVO2 मतलब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं ये बहुत ही स्थायी होता है। अधिक मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवेश कर सकता है तो व्यक्ति को दम, जैसे जब किसी मनुष्य को अधिक मात्रा में कार्बन ऑक्साइड उसके अंदर चली गई, नाक के द्वारा फेफड़ों में चली गई, तो दम घुटने जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकती है ये गैस। मतलब जो हमारी वायु में मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो गई, अगर किसी मनुष्य के शरीर में ये ज़्यादा चली जाती है फेफड़ों के अंदर, तो ये दम घुटने जैसी समस्याएं उत्पन्न कर देती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की।
मतलब CO2 की बात करते हैं। CO2 की बात करी जाए तो यह गैस क्षोभमंडल में पाई जाती है। क्षोभमंडल में पाई जाती यह गैस धरती पर जीवन के लिए लाभदायक हानिकारक भी होती है। लाभदायक भी और हानिकारक भी होती है। यह गैस जीवाश्म ईंधनों के पूर्व स्वरूप उत्पन्न हुई है। ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्म के पूर्व स्वरूप ही उत्पन्न हुई है। ज्वालामुखी क्रिया से गीजर आदि जैसे, मतलब ये उत्पन्न हो किस किस से सकती है? कार्बन डाइऑक्साइड ज्वालामुखी से। ठीक, गीजर जो हम अपनी डेली लाइफ में जिससे पानी गर्म करते हैं नहाने के लिए, उससे भी उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से उत्सर्जित होती है, मतलब निकलती है। उत्सर्जित का मतलब निकलती है। जल में यह कार्बन डाइऑक्साइड घुलनशील होती है, मतलब सॉल्यूबल होती है। यह प्राकृतिक रूप से भूमिगत नदी, ग्लेशियर व समुद्री जल में पाई जाती है। ओके, यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं इसके प्रभाव के, जो इसके इफेक्ट होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा शोषी गैस है, इसीलिए पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान है। जो हमारी आजकल जो पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है ज्वालामुखी की क्रिया से, या गीजर या अन्य जो भी हम डेली लाइफ में चीज़ें यूज करते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, उन सब का योगदान तापमान बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे वैश्विक तापमान बढ़ाने में, जलवायु परिवर्तन में कार्बन डाइऑक्साइड का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मीथेन गैस की। यह ग्रीन हाउस गैस का प्रमुख अवयव माना जाता है। इस गैस का प्रमुख स्रोत है आर्द्र भूमि, मतलब जो नमीदार भूमि होती है जहाँ पर पानी पाया जाता है। कोयले की खदान हो गई, धान की खेती, दलदली क्षेत्र, मतलब जो दलदले क्षेत्र होते हैं जहाँ नमी ज़्यादा होती है, उन से ये गैस ज़्यादातर निकलती है। बायोगैस में मुख्य रूप से जो ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे बायोगैस होती है गांव में, या मोस्टली गांव में ही बायोगैस यूज की जाती है, तो उसमें से भी ये गैस सबसे ज़्यादा निकलती है। अब बात करते हैं हम सल्फर डाइऑक्साइड की। यह भी एक जहरीली गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है। वायुमंडल में इसका सांद्रण हानिकारक होता है, मतलब इसका पाया जाना हानिकारक होता है। यह गैस मुख्य रूप से ज्वालामुखी, खनिज तेल, शोधशाला, मतलब जो खनिज जो होती हैं, खनिज तेल जहाँ खनिज तेल बन रहे हैं, शोधशाला जहाँ शोध जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, और जीवाश्म ईंधन मतलब जलने वाली चीज़ों से तथा कोयला आधारित चीज़ों से। ताप ज्वालामुखी, हाँ ठीक है, ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा CO2 निकलती है। आप ये ध्यान रखेंगे, जैसे क्वेश्चन आता है कि CO2 सबसे ज़्यादा किससे निकलती है, तो ज्वालामुखी से सबसे ज़्यादा CO2 निकलती है। ठीक है, याद रखेंगे आप ये। अब बात करते हैं हम, इसीलिए इसे रॉकिंग गैस कहा जाता है। एक रॉकिंग, पता नहीं, सॉरी सी, आप इतना याद रखना कि ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा किससे निकलती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड से निकलती है। ठीक है, अब बात करते हैं CO2 को मथुरा तेल शोधक के कारखानों से भी निकलने वाले, जैसे CO2 से ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो हमारा जो ताजमहल है भारत में, जो यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा में, तो जो ताजमहल है, तो जो उसका रंग सफ़ेद से पीला पड़ रहा है, तो वो किसके कारण पड़ रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण पड़ रहा है। ठीक है, यह गैस जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव या घटक माना जाता है।
माना जाता है। अब बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड की। यह उच्च क्रियाशील है, मतलब ये तीव्र गति करती है, गैसों का योग होता है। उच्च क्रियाशील गैसों का योग होता है नाइट्रस ऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन विभिन्न अनुपात होता है। उच्च तापीय दहन, आकाशीय बिजली, जंगल की आग आदि से उत्सर्जित होती है। मुख्य रूप से कहने का मतलब है जो नाइट्रस ऑक्साइड होती है ये बहुत ही क्रियाशील होती है, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे विभिन्न अनुपातों में होता है। उच्च तापीय दहन मतलब जो ज़्यादा जलने वाली चीज़ें हैं, आकाशीय बिजली जो आकाश से बिजली गिरती है, और जंगल की आग आदि से ये गैस सबसे ज़्यादा निकलती है या उत्सर्जित होती है। आप इस तरीक़ा से समझ सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझने में आया होगा। अब बात करते हैं हम एसिड रेन की। एसिड रेन क्या है? सॉरी, जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाए, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा, जब जल का पीएच मान 4 से कम हो जाए तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो अम्लीय वर्षा होती है वो बेल्जियम, जर्मनी, नॉर्वे में होती है। भारत में सबसे पहले 1972 में अम्लीय वर्षा मुंबई में हुई। अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर या स्टोन कैंसर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम ओजोन गैस की। ओजोन गैस ओजोन ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है। ओजोन जो है ऑक्सीजन का एक ही अपरूप है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के मिलने से ओजोन का एक अणु बनता है, ठीक है। यह हल्के नीले रंग की गैस होती है। जो ओजोन होती है वो हल्के नीले रंग की होती है। यह प्रबल होती है, प्रबल ऑक्सीकारक होती है। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में पाई जाती है। इसका अधिकतम सांद्रण 45 ऊंचाई तक होता है। 45 ऊंचाई तक होता है, मतलब 45 होता है, लेकिन कहीं कहीं प्लस 45 तक ऊंचाई में होता है। कहीं कहीं ये -15 किलोमीटर तक ऊंचाई में पाई जाती है। मतलब सांद्रण जो होता है इसका अधिकतम +45 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है, लेकिन कहीं कहीं -15 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर भी पाई जाती है। जो ओजोन गैस होती है, जो इसका सूत्र है O3 की जो खोज की थी फ्रेवे ने की थी, और हेनरी बुसान नामक वैज्ञानिक ने किया था। मतलब इनकी खोज जो की थी हेनरी बुसान तथा फ्रेवे, ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। यह सूर्य से आने वाली किरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से जो किरणें आती हैं तो यह गैस उन्हें अवशोषित कर लेती है। अल्ट्रावायलेट रे, ये 3 प्रकार की होती हैं। UVA नंबर 1, नंबर 2 UVV और नंबर 3 VC, ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सूर्य से जो आने वाली जो विकिरण और ओजोन गैस की मोटाई के बीच व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। ओजोन गैस की सर्वाधिक मोटाई उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में पाई जाती है। ओजोन जो परत की जो मोटाई को डॉप्सन इकाई से नापते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओजोन की जो मोटाई किस यंत्र से नापी जाती है, तो ये डॉप्सन इकाई से ओजोन की मोटाई नापी जाती है। डॉप्सन, याद रखना, एग्जाम में ये कई बार पूछा जाता है कि ओजोन की मोटाई किससे नापी जाती है, तो ये डॉप्सन इकाई से नापी जाती है, ठीक है। ओजोन गैस संरक्षण करने वाली गैस कौन सी है? जो ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन,
CH3, Cl3 और H3Br। इन सभी गैसों में क्लोरोफ्लोर सबसे अधिक जिम्मेदार मानी जाती है। मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैसों में से क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज़्यादा नुकसान ओजोन गैस परत को पहुंचाती है। इन गैसों के अलावा ओजोन क्षरण के लिए 1,00,000 अणु को ओजोन क्षरण के लिए क्लोरोफ्लोरो 1,00,000 अणु को नष्ट कर देती है। इस गैस का उपयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, हेयर ड्राई आदि में किया जाता है। जब ओजोन गैस के परत की मोटाई 220 यूनिट से कम हो जाती है तो इसे ओजोन छिद्र कहा जाता है और ओजोन छिद्र 62 से 65 लैटीट्यूड में देखने को मिलता है। 62 से 65 लैटीट्यूड में देखने को मिलता है। ओजोन गैस के जो संरक्षण को रोकने के लिए सरकार ने कुछ उपाय बनाए थे, तो हम उन उपायों को ही जानते हैं कि ये उपाय कौन कौन से हैं। नंबर 1 है वियना कमीशन। 22 मार्च 1950 को ये ओजोन संरक्षण के लिए जिम्मेदार गैसों के उत्पादन को रोकने का पहला महत्वपूर्ण सार्थक कदम था। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर 1995 में किए थे। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए थे और कब उठाए थे। तो ये जो इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे 1995 में किए थे। 18/3 मतलब 18 मार्च 1995 को। अब बात करते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। यह प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ। इसमें विश्व के 37 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। भारत ने 19 जून 1952 को रेटिफाइड किया था, मतलब इसको। तो ठीक है, याद रखेंगे ये 2 ओजोन गैस के संरक्षण के उपाय थे जो भारत सरकार ने चलाए थे। वर्तमान में लगभग विश्व के 197 देशों ने इसमें सहमति प्रदान की है। इन देशों ने क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्पादन को बंद करने की भी सहमति दिया है। प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी याद रखेंगे आप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बात करते हैं हम लेड की, पीवी की। यह भी कणीय प्रदूषक है, मतलब कणों में पाया जाता है। यह एक ठोस धातु है, कणीय ठोस। यह मुख्य रूप से पेट्रोल से जलने से होता है, मतलब लेड जो निकलता है पेट्रोल के जलने से होता है। कुछ मात्रा में इसका प्रयोग पॉइंट इंडस्ट्री में उपयोग किया जाता है। लेड ऑक्सीजन से क्रिया करके लेड ऑक्साइड बनाता है और जो श्वसन के माध्यम से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाता है, मतलब माध्यम से शरीर में पहुंच जाता है। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के लिए हानिकारक माना जाता है। पेशियों में भी लकवा मार जाता है किसी कारण, लेड के कारण। कागजी अखबार में लेड की कुछ मात्रा पाई जाती है। जो कागजी अखबार मतलब जो अखबार होता है उसमें भी लेड की कुछ मात्रा पाई जाती है। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने वायु प्रदूषण के बारे में बात की। 2 टॉपिक हमारे और हैं, जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। उनके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।